गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का। हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में पहले चर्चा कर ली थी। अब जो अभिक्रिया हमारी है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि विस्थापन अभिक्रिया का ही क्या है, एक भाग है। तो चलो देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, इस प्रकार की जो ये अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें नाम से पता चल रहा है, द्विव का मतलब दो, ठीक है ना। विस्थापन का मतलब कि दो विस्थापन होंगे, ठीक है ना। दो क्या होंगे, विस्थापन होंगे। अब विस्थापन किसका होगा, या तो परमाणु का होगा या परमाणु समूह का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में दो अभिकारक होते हैं और उन दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह जो होते हैं परस्पर आपस के अंदर ही क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए परिभाषा इसकी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दोनों अभिकारकों के अभिकारकों के परमाणु या ठीक है, परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है दो, ठीक है ना। फॉर्मूला देखते हैं कि इसका क्या होता है। फॉर्मूला क्या होगा, इसमें क्या कहा कि दोनों अभिकारक, यानी दो अभिकारक होंगे तो हम कर सकते हैं ए बी प्लस सी डी। ये दो अभिकारक हो गए, अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो क्या कहा गया, आपस में, ठीक है ना। तो ये ए जो है वो तो डी के पास में जाएगा और सी जो है वो किसके पास में आएगा, बी के पास में आएगा। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना यहाँ पर, ए डी और सी बी, ए डी प्लस सी बी, ठीक है ना। ये दो उत्पाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे इसमें दे रखा है कि कॉपर सल्फेट और 2NaOH। कॉपर सल्फेट जो है वो अपना है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये OH है ना, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह, क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह। और ये जो SO4 है, ठीक है ना, वो क्या है, सल्फेट समूह, ठीक है ना। कॉपर क्या है, एक परमाणु, और सोडियम भी क्या है, एक परमाणु। तो देखिए फिर आगे रिएक्शन होती है। तो जैसे यहाँ पर हमने किया कि ए तो किसके पास में जाएगा, डी के पास में। तो ए कौन है, यहाँ पर कॉपर है, तो किसके पास में जाएगा, डी के पास में, ठीक है ना। तो कहाँ जाएगा, OH के साथ, कहाँ जाएगा, OH के साथ, ठीक है। और जो बी है वो क्या है, अपना सल्फेट, और सी क्या है, सी Na। तो Na किसके पास आएगा, बी के पास में, तो Na आ जाएगा अपने सल्फेट समूह के पास में, ठीक है। तो बनेगा क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस प्लस, ठीक है ना, Na2SO4, ठीक है ना। ये बना अपना कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसे क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक नाम चूज कर सकते हो। और ये अपना क्या बना है, सोडियम सल्फेट, क्या बना है, सोडियम सल्फेट, ठीक है।
तो इसके अंदर पता चला ना कि कौन सा परमाणु या कौन सा परमाणु समूह कैसे विस्थापित हो रहा है। ठीक है, फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वो है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक थ्योरी दे रखी है आपकी बुक के अंदर। वो थ्योरी इस प्रकार है कि कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट आयन होते हैं, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट आयन होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल आयनों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और क्या बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है ना। अब जो अगला एग्जाम्पल है वो अपना है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना, क्रिया करेगा किसके साथ में, पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ में। कौन सा उत्प्रेरक उपस्थित होगा, KCl ही होगा। ठीक है ना, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ही होगा। ठीक है, अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देखो यहां से बना के देख लेते हैं कि ये Ag जो है, ठीक है ना, परमाणु सिल्वर परमाणु है, वो किसके साथ में जाएगा, क्लोरीन के साथ में। ठीक है ना, और जो ये पोटेशियम परमाणु है वो किसके साथ में आएगा, नाइट्रेट के साथ में। तो क्या बन जाएगा अपना AgCl और क्या बनेगा, KNO3। अब देखिए इनको बोलते क्या क्या है, KNO3। अब जो ये है AgNO3, इसको तो हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और KCl जो है इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, पोटेशियम क्लोराइड। ये अपना उत्प्रेरक है ही KCl। ठीक है, और ये जो है, ठीक है ना, ये क्या बन गया अब, सिल्वर क्लोराइड। क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। और ये वाला क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हुए द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आया होगा आपके कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में या तो परमाणु विस्थापित होते हैं दोनों अभिकारकों के, या परमाणु समूह आपस में विस्थापित होते हैं। ठीक है, तो वही क्या होती है, अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरी अभिक्रिया की ओर। ठीक है ना, ये तो विस्थापन अभिक्रिया का एक भाग थी। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अपने इस चैप्टर के अंदर, जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक ईयर के अंदर। ठीक है, तो वो है अपनी अपघटनीय अभिक्रिया, या उसे कह दो आप वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। उस नाम से ही पता चलता है, अपघटनी का अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या अर्थ होता है, टूटना। और वियोजन का अर्थ भी क्या होता है, टूटना। क्या अर्थ होता है, टूटना कह दो या अपघटित कह दो। ठीक है, तो अब देखिए नंबर 3 रिएक्शन जो है अपनी कौन सी है, अपघटनीय, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खासा बनता है। वो क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया के साथ में। कौन सी अभिक्रिया के साथ में, संयोजन अभिक्रिया के साथ में। कि कौन सी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है और क्यों। ठीक है ना, वापस सुनिएगा क्वेश्चन, कि कौन सी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों। तो कौन सी अभिक्रिया को कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया को कहा जाता है। ठीक है ना, अब क्यों का आंसर अभी हम करेंगे, तब आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर, टूटकर या अपघटित होकर, टूटकर या अपघटित होकर, अपघटित होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है।
अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, आपको यदि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद है तो क्यों का जवाब आपको इसके इस अभिक्रिया से मिल गया होगा। कैसे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो अभिकारक आपस में मिलकर एक ही यौगिक या हम कहें कि एक ही उत्पाद का निर्माण करते थे या नहीं करते थे। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मैंने वहां पे बताया था कि 2Mg प्लस O2 मैंने बताया था 2MgO। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, दो अभिकारक है, उत्पाद क्या बन रहा है, एक। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताया था C प्लस O2 क्या बना था, CO2। तो अब ये विपरीत हुई या नहीं हुई। ठीक है, कि यहां पर क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक होगा जो दो उत्पादों में टूटेगा, और संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो अभिकारक थे जो केवल एक ही उत्पाद का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको पहले तो बताता हूं इसका फॉर्मूला, कि इसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, उससे पहले एक चीज और कि टूटता है, यानी कि उत्पाद दो बन रहे हैं या दो से अधिक बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक है वो क्या है, अधिक अणुभार वाला है। अभिकारक जो है वो क्या है, अधिक अणुभार अपनी ओर रखता है। ठीक है ना, तभी वो दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में क्या होता है, टूटता है। ठीक है, तो यहां पर आप ये अभिक्रिया भी, इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हो कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिंपल है कि एक ही होगा तो ए बी होगा अभिकारक। ठीक है, टूटेगा कितने में, दो या दो से अधिक, तो हम दो का कर देते हैं तो ए प्लस बी। ठीक है ना, दो उत्पादों में टूट रहा है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये अभिक्रिया जो है वो तीन कारकों पर निर्भर है। कितने कारकों पर निर्भर है, तीन कारक। ठीक है ना, वो कारक कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं कि नंबर एक कारक जो है वो तो है अपना विद्युत अपघटन। ठीक है ना, दूसरा कारक या हम कहें कि कारण जो है वो कौन सा है, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है ना, और तीसरा और आखिरी जो अपना है वो कौन सा होगा, विद्युत अपघटन हो गया, प्रकाशीय अपघटन हो गया, और एक होगा उष्मीय अपघटन। कौन सा होगा, उष्मीय अपघटन। इन तीनों के क्या है, एग्जाम्पल है। और ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले लेते हैं विद्युत अपघटन। कौन सा लेते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो हम इसी को पढ़ लेते हैं। पहले वापस हेडिंग डाल लेना इसकी कि विद्युत अपघटन। अब देखिए कि विद्युत अपघटन कब होगा, कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाती है, टूट जाता है। कौन, वो अभिकारक। ठीक है ना, जो एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह छोटे छोटे
अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2H2O विद्युत अपघटन होगा इसका, या हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है इस पर। ठीक है ना, तो किसमें टूटेगा? 2H2 प्लस O2। ठीक है ना, गैस है तो ये सिंबल आएगा। ठीक है, अब देखिए जल है, द्रवित और गलित अवस्था में कौन हो सकता है? जल। ठीक है ना, द्रव अवस्था में कौन होता है? जल ही होता है, लिक्विड होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। और जहां पर भी गैसें बनती हो, जरूरी नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हो। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रोमीन गैस बने तो, क्लोरीन गैस बने तो, जो सिंबल आएगा वो कैसा आएगा? इस प्रकार का सिंबल आएगा, ऊपर की ओर एरो का चिन्ह आएगा। ध्यान रखना, वहां पर क्या बन रही होती है? गैस बन रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि विद्युत अपघटन हमने किया, तो ये छोटे छोटे अणुओं में टूट गया जल, किस किस में? H2 और O2 में। फिर दूसरा एग्जाम्पल, 2NaCl। ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा। ठीक है, तो किस में टूटेगा? 2Na प्लस, प्लस नहीं लगाऊंगा, ये प्लस वाला लगाऊंगा, ऊपर प्लस नहीं लगाऊंगा, फिर आएगा एक Cl2। अब देखिए ये अभिक्रिया कहती है कि जब गलित अवस्था के अंदर किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो आयनों में टूट जाता है। यौगिक किस में टूट जाता है? आयनों में। अब आयन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि धनायन जो है वो तो बनेगा एनोड पर। कहाँ बनेगा? एनोड पर। और जो ऋणायन है वो कहाँ बनेगा? कैथोड पर। तो ये जो Na है, ठीक है ना, ये क्या है? अपना धनायन है। क्या है? अपना धनायन है। इसका मतलब ये क्या है? अपना एनोड। ठीक है ना, और क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। इसका मतलब ये अपना क्या है? कैथोड। क्या है? कैथोड। ठीक है ना, और क्लोरीन क्या है? गैस, तो सिंबल लगा दिया एरो का। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कैथोड पर मुक्त होती है? तो कौन सी अभिक्रिया में होती है? अपघटनीय अभिक्रियाओं में, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में, अपघटनीय अभिक्रियाओं में, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होती है? कैथोड पर क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है ना, और एनोड पर क्या बनता है? धनावेश बनता है। ठीक है, अब देखिए धनावेश और ऋणावेश का पता कैसे चलता है कि भाई ये तो इस पे तो कोई चिन्ह ही नहीं लगा रखा है, तो पता कैसे चलेगा? तो धनावेश का पता इस प्रकार से चलेगा कि जो सोडियम होता है, ठीक है ना, अपना, उसकी परमाणु संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। और इसके जो कोष होते हैं वो कितने होते हैं? 3। KLM 3 कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं 2, 8, 1। ठीक है ना, 2, 8, 1 के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए जबकि बाह्यतम कोष में एक नियम है, ठीक है ना, वो नियम कहता है कि अंतिम जो कक्षक है उसके अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। ठीक है ना, अब इसके पास में 8 नहीं है, कितने हैं? 1। और ये इसकी संयोजकता भी होगी, यानी कि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। यानी कि 7 है तो 7 नहीं होगी, ठीक है ना, वो 1 लेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो अभी कितने हैं? इसके पास में 1 है। अब मान लो कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी अपने साझेदारी परमाणु से लेता है। ठीक है ना, तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको ऊर्जा जो है वो अधिक खर्च करनी पड़ती है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या करेगा? इस m कक्षक में उपस्थित इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। और फिर इसका बाह्य कक्ष कौन सा हो जाएगा? L। ठीक है ना, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ठीक है ना, जो इसका क्या होगा? अष्टक पूरा होगा। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा ना, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर चार्ज हमेशा कौन सा आता है? धनावेश आता है। अब देखिए ऋणावेश का पता कैसे चलेगा? तो क्लोरीन जो है, ठीक है ना, क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 17। कितनी होती है? 17। और इसके अंदर जो कक्षक होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3। ठीक है ना, KLM। KLM, K में हमेशा 2 होते हैं, L में 8 और M में कितने रहते हैं? 7। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा? अपना 8 पूरा करेगा। ठीक है ना भाई, 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए। ठीक है ना, और
8 पूरा करने के लिए इसके पास में एक और शर्त होती है कि ये सातों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, ठीक है ना। अब निकालेगा तो अधिक ऊर्जा खर्च होगी, और एक लेना है उसमें कम ऊर्जा खर्च होगी, तो ये क्या करेगा, एक ले लेगा किसी अपने साझेदारी परमाणु से, ठीक है ना, जिसके साथ में ये साझा करेगा, ठीक है। तो एक ले लेगा तो लेते इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश, ठीक है ना, और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कौन सा धनावेश है और कौन सा ऋणावेश है। तो ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। फिर हम पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया है अपनी प्रकाशीय अपघटन। कौन सी है, प्रकाशीय अपघटन। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया नंबर 2 है प्रकाशीय अपघटन। पहले परिभाषा देख लो कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे अणुओं में टूट जाता है। छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल इसका 2HBr, ठीक है। प्रकाशीय अपघटन हो रहा है तो हम लिखेंगे यहां पर प्रकाश, जिसको HV से लिखा जाता है, ठीक है। टूटेगा किसमें, 2H2 और Br2, कैसे हैं दोनों ही, तो सिंबल आएगा एरो का ऊपर की ओर, ठीक है। ये क्या है अपना हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या है अपना हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। इससे आप परिचित हो। H2 हाइड्रोजन गैस है, Br2 ये क्या है, ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस है, ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो यौगिक है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो क्या कर रहा है, प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करके क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, ठीक है ना, छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरी और अंतिम अभिक्रिया जो है वो है अपनी उष्मीय अपघटन। कौन सी है, उष्मीय अपघटन। तो देखिए उष्मीय अपघटन क्या होता है। उष्मीय अपघटन नंबर 3, उष्मीय अपघटन। तो देखिए उष्मीय अपघटन अभिक्रिया में, यानी कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, कोई यौगिक जो होगा ना, वो उस यौगिक को हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस यौगिक को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, या हम कहेंगे उसको ताप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ताप, हीट, उष्मा देनी पड़ेगी। तो जब उसको उष्मा दी जाएगी वो उष्मा ग्रहण करेगा और छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक को उष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टूट जाता है। और वही क्या कहलाएगा, उष्मीय अपघटन कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, CaCO3, इसको क्या दिया है हमने, उष्मा, ताप दिया है, ठीक है ना। अब मैं कह दूं इसको एग्जिट जो ताप दिया जाता है वो कितना ताप होता है, 473 केल्विन। कितना होता है, 473,
473 के क्या है, ताप की इकाई, क्या बोलते हैं इसको, के को केल्विन, ठीक है ना। अभिक्रिया होती है, क्या बनता है, CaO, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, CO2, गैस बन रही है, तो एरो का चिन्ह लगा दीजिए ऊपर की ओर, ठीक है। तो अब देखिए ये अपना जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है अलग से 1 नंबर का, कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। किसका सूत्र लिखिए, संगमरमर, ठीक है ना, नाम देखिए ना, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर का रासायनिक अणुसूत्र या सूत्र लिखिए। तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो कौन सा होता है, CaOCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और ये निकलता कहाँ है, मकराना तहसील में, मकराना में ही निकलता है, ठीक है। आई बात समझ में, कहाँ निकलता है, मकराना के अंदर, ठीक है। फिर देखिए ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ठीक है, और ये जो बन रहा है वो क्या, अपना कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इससे आप परिचित हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, एक नई अभिक्रिया के साथ में मिलेंगे, और वो अपनी अभिक्रिया कौन सी होगी, तीव्र व मंद अभिक्रिया, ठीक है, और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।